हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड वन लाइनर और सामान्य हिंदी की जो एमसीक्यू सीरीज हमारी चल रही थी, आज उसका हम देखेंगे भाग 11। इससे पहले जो पुराने 10 भाग आ चुके हैं ज़रूर देखें आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और एमसीक्यू हम देखते हैं जो पुरानी परीक्षाओं में हमारे पूछे गए हैं। हमारा प्रॉपर पूर्ण रूप से टारगेट है उत्तराखंड SSSC, उसी के लिए हमारी तैयारी कंप्लीट रूप से चल रही है। और टेलीग्राम आप प्राप्त करना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का नाम भी हमारा उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन है, ये भी ध्यान दें सभी लोग। और इस हफ्ते का आपको परीक्षा का ये जो हमारी क्लास आने वाली है उनका टाइमिंग बता देते हैं। तो वेडनेसडे यानी बुधवार, फ्राइडे यानी शुक्रवार और संडे, इन 3 दिनों आएगा हमारा उत्तराखंड का इतिहास। जो हमारी कौन सी बुक से हम देख रहे हैं? अजय सिंह रावत जी की बुक से देख रहे हैं। इसी के साथ मंगलवार को हम देखेंगे यानी ट्यूसडे को देखेंगे ये जो आज हमारी क्लास चल रही है उत्तराखंड वन लाइनर वाली। और इसी के साथ थर्सडे यानी बृहस्पतिवार को हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी टॉपिक वाइज। ये तीसरा वीडियो आएगा, 2 वीडियो हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं, कंप्लीट रूप से समझा है हमें। और सैटरडे को जो थर्सडे के दिन हमारी इंडियन पॉलिटी क्लास हुई उसी के देखेंगे हम MCQ। तो पुरानी वीडियो जल्दी से जल्दी देखें, सब्जेक्ट आप अपना बढ़िया से कवर करें। और इससे पहले हमने भूगोल कंप्लीट कराया था, पूरा एक वीडियो में भूगोल भी समाप्त करा है। और 5 वीडियो हमारे MCQ वाले सवाल हैं भूगोल के, जिसमें हम 900 से अधिक सवाल कर चुके हैं। तो वो सीरीज़ ज़रूर देखनी है आपने। फिर इसी के साथ अन्य सब्जेक्ट की तरफ भी चलेंगे। फिलहाल अजय रावत वाला पोर्शन उत्तराखंड में चल रहा है हमारा। अजय रावत के 2-3 चैप्टर हमारे समाप्त होते ही परीक्षा वाणी भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, परीक्षा वाणी की तरफ भी चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ये जो हमारे हिंदी के सवाल हैं, उत्तराखंड सीचपाल परीक्षा हुई थी 21 मई 2017 को, उसमें पूछे गए सवाल हैं, तो इन्हीं को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो पहला सवाल है, एक पुस्तक है अतीत के दबे पांव, इसके लेखक हमने बताने, हमारे ऑप्शन है राजेंद्र यादव, शरद जोशी, ओम थानवी और हरिशंकर परसाई। इंडियन पॉलिटी की सीरीज और वन लाइनर सीरीज मुझे लगा आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है। ध्यानपूर्वक आप देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। लगातार अभी से तैयारी में लगे रहेंगे तो आगामी जब भी हमारी परीक्षाएं होती हैं तो उनके लिए हमारी लगातार तैयारी चलती रहेगी। हमारे वीडियो ऐसे आते रहेंगे आपके लिए। हिंदी की सीरीज में अभी जानबूझ के स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसको स्टार्ट करेंगे जैसे परीक्षा कार्यक्रम हमारा नज़दीक आता है तो 1 महीने लगातार लग के हम पूरा हिंदी समाप्त कर लेंगे। तो पहले सवाल का हमारा राइट आंसर है ओम थानवी जी। आंसर पता है तो जल्दी से बताएं आप भी। अगला सवाल है, शुद्ध वाक्य छांटिए। अज्ञेय ने अनेक ग्रंथ लिखे, अज्ञेय ने अनेकों ग्रंथ लिखे, अज्ञेय ने अनेकों ग्रंथ लिखे हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है शुद्ध वाक्य। तो इसका राइट आंसर है अज्ञेय ने अनेक ग्रंथ लिखे। अनेकों कोई शब्द नहीं होता है, ये अशुद्ध शब्द होता है, याद रखेंगे सभी लोग। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का तीसरा सवाल, देशाभिमान में प्रयुक्त संधि बताइए। गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि। देशाभिमान में प्रयुक्त संधि बताइए। गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। देश धन अभिमान शब्द से मिलकर बना हुआ है, बीच में आ की मात्रा आती है, तो इसका सही जवाब होने वाला है हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कब आता है? जब वाक्य के मध्य में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आए तो हमारा दीर्घ संधि बनती है। स्वर संधि का ही एक भेद है ये। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वर्तमान में सिलेबस में नहीं है हमारे, लेकिन प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो हम आंसर देखना पड़ेगा हमने। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16, 12, 18 या 14। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है हमने बताना है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। एटलीस्ट फैक्ट हम याद रख सकते हैं, चैप्टर भले ही हमारे सिलेबस से जा चुका है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो राइट आंसर है 16 मात्राएं होती हैं।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शीतोष्ण शब्द का क्या अर्थ है? ठंडा और गर्म, ठंडा, गर्म या इनमें से कोई नहीं। शीतोष्ण शब्द का क्या अर्थ है? महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। शीतोष्ण शब्द का अर्थ, शीतोष्ण शब्द का अर्थ, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म। तो राइट आंसर होगा इसका ठंडा और गर्म। 5 सवाल हमारे निपट चुके हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। मुहावरा किस भाषा का मूल शब्द है? फारसी, अरबी, लैटिन, संस्कृत। उत्तराखंड वन लाइनर इंडियन पॉलिटी की जो भी क्लास रहेंगी ये सारी 7 बजे आएंगी और अजय रावत की क्लास दिन में 12 बजे से आएंगी। सेशन के बारे में वीडियो कैसे लगते हैं, क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आ रहा है, क्या कमियां लग रही हैं, क्या आप चाहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आप लोग, उसी से हमें आइडिया मिलेगा। तो अगला सवाल है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? एंड द राइट आंसर इज, ये अरबी भाषा का एक शब्द है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ कोई प्रश्न पूछा गया हो, जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया गया हो, जब कोई वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो जाए, या इनमें से कोई नहीं। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जूही की कली कविता के कवि हैं महादेव वर्मा, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद। जूही की कली कविता के कवि बताइए। जूही की कली कविता के कवि, तो 8वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं 4 के 4 कवि। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा 9वां सवाल, लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन वाले शब्दों को कहते हैं? विकारी, विकृत, कृत्रिम या अविकारी। लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन वाले शब्दों को कहते हैं। आज का हमारा 9वां सवाल है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगर यहीं पर सवाल पूछ देते लिंग वचन और कारक आदि के कारण रूप में परिवर्तन न होने वाले शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के उदाहरण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और अविकारी का उदाहरण हो गया अव्यय। ये सब हमारे सिलेबस में है, इनको भी पढ़ेंगे हम, और कब पढ़ेंगे मैंने आपको बता दिया है पहले ही। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 10वां सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज मतलब देश में जन्मा। ऑप्शन है ठेठ, सांझ, लोटा या पगड़ी। निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो राइट आंसर है आज के 10वें सवाल का ऑप्शन नंबर बी, सांझ। 10 सवाल हम कर चुके हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्रिया की व्युत्पत्ति होती है विशेषण से, सर्वनाम से, संज्ञा से या धातु से। काफी महत्वपूर्ण सवाल, काफी इंपॉर्टेंट सवाल। विकारी शब्दों का ही एक उदाहरण होता है हमारा क्रिया, कार्य का होना ही क्रिया कहलाता है। किसी भी वस्तु का अगर नाम हम ले लेते हैं तो वो संज्ञा हो जाती है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम हो जाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो क्रिया की जो व्युत्पत्ति होती है वो किससे बनती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धातु। कैसे समझें इसको? धातु मूल शब्द होता है, जैसे चल एक शब्द है तो इसमें ना लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्रिया हो जाएगी। जैसे रह एक शब्द है तो रहना हो जाएगा हमारा क्रिया।
यानी रह क्या है, धातु है। जैसे लिख, लिख क्या हो गई, धातु, और ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। लिखना क्या हो गया, क्रिया हो गया। इसको समझेंगे हम बाद में, चिंता बिल्कुल न करें आप। लगातार सेशन से बने रहें, वीडियो ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट हमने सारी, जितने भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं उनके सेपरेट हमने प्लेलिस्ट बना रखे हैं, तो आराम से आप देख सकते हैं इनको। जो अभी से तैयारी में लगे रहेगा उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। कोई ये सोचता है आज एग्ज़ाम की डेट, कोई फॉर्म निकला, फिर डेट आएगी तब पढ़ूंगा, तो ऐसे व्यक्ति का कभी भी पेपर नहीं निकलने वाला है। सेल्फ स्टडी से, प्रॉपर गाइडेंस से ही आपका एग्ज़ाम निकलने वाला है। ये लिख के ले लें आप। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? उपसर्ग, संधि, प्रत्यय या संज्ञा। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संधि। अगर यहीं पर पूछ देता दो शब्दों के मेल से होने वाले परिवर्तन को, तो उसे कहते हैं समास। समास भी हमारे सिलेबस से हट चुका है। तो वर्णों के मेल से जो भी परिवर्तन होगा उसे संधि कहेंगे। शब्दों के आगे जो शब्द जुड़ते हैं, शब्दांश से जुड़ेंगे, उपसर्ग। शब्दों के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताना है हमने। ऑप्शन है हमारे भ्रमर, कमल, अवनी, पावस। अरविंद शब्द का पर्यायवाची काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आप देख सकते हैं हमारे जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, ग्रामर के लगभग 7 से 8 सवाल हैं, तो अन्य सवाल हमारे बाकी जो बचे हुए सवाल, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे। यानी इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलते हैं। तो केवल ग्रामर पर ही फोकस नहीं करना है, याद करने वाली चीज़ें, यानी जिन्हें बार बार पढ़ना है हमने। याद करना तो बहुत कठिन है इन सारी चीज़ों को, लेकिन जैसे पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इस प्रकार के शब्द ये बार बार पढ़ने से ही याद हो जाएंगे। तो अरविंद शब्द का जो पर्यायवाची है, राइट आंसर है कमल। अगला सवाल देखते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये किसने कहा था? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, पीताम्बर दत्त बरठवाल या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। तो राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें ऐसा कहा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 15वां सवाल आज का। व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास की कम मात्रा निकलती है कहलाता है अल्पप्राण, मौखिक, अनुनासिक या अनुस्वार। व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास की कम मात्रा निकलती है क्या कहलाता है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर है, इन्हें कहते हैं अल्पप्राण। अगला सवाल है महत्वपूर्ण सवाल। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था? मुक्तिबोध, रघुपति सहाय, सज्जाद जहीर या उमा शंकर जोशी। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम था, महत्वपूर्ण सवाल। तो इसका राइट आंसर है रघुपति सहाय। सेल्फ स्टडी लगातार करते रहनी है आपने, तभी आप परीक्षा सफल कर सकते हैं। बेवजह की वीडियो बिल्कुल भी ना देखें, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा होगा, ऐसा होगा। बहुत सारे यूट्यूब के चैनल आपने देखे होंगे, फालतू की खबरें फैलाते रहेंगे, आज ये आ गया, वो आ गया। उनकी खबरें सुन के आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको फ़ायदा होगा अपनी लगातार तैयारी करने से। तो लगातार आपने पढ़ना है, परीक्षा वाणी पढ़नी है, हिंदी के लिए ल्यूसेंट पढ़नी है, जीके के लिए भी ल्यूसेंट पढ़ें। आपको लगता है डीप में अगर आप सब्जेक्ट जीएस वाला पढ़ सकते हैं, तो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक ज़रूर ले लें। लेकिन परीक्षा वाणी उत्तराखंड के लिए ज़रूर पढ़नी है, अजय रावत पढ़नी है इतिहास के लिए, और हिंदी के लिए आपने ल्यूसेंट ज़रूर पढ़नी है। एक एक किताब ख़त्म करते हुए चलें। जब आपको लगे वो किताब आप बढ़िया से समाप्त कर चुके हैं, तब जाके दूसरी किताब में जाएं। अब आपने एक ही सब्जेक्ट की 6 किताबें खरीद ली तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अगला सवाल है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ
फारसी लिपि से, रोमन लिपि से, खरोष्टी लिपि से या ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ? चार ऑप्शन है हमारे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि से। अंतिम तीन सवालों की तरफ चलते हैं। विपरीतार्थक शब्द युग्म है। ऑप्शन हमारे धीरे धीरे, पेड़ पौधे, लाभ हानि या जीव जंतु। आज का 18वां सवाल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाभ हानि। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा बतानी हमने। जौनसारी, गढ़वाली, कुमाऊनी, संस्कृत। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा बताइए। जौनसारी, गढ़वाली, कुमाऊनी या संस्कृत। तो आज के 19वें सवाल का हमारा राइट आंसर है संस्कृत। आप लोग के लिए सवाल है, आपने बताना है ये जो संस्कृत हमारी राजभाषा बनी ये कब बनी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। साहित्य में रस का क्या आशय है? मनोरंजन, लौकिक आनंद, अलौकिक आनंद या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, या नन ऑफ दीज। तो इसी के साथ हिंदी का जो हमारा एमसीक्यू सीरीज थी 20 सवालों की समाप्त होती है। अब देखते हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण वन लाइनर। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, आगामी जो भी हमारी परीक्षाएं होने वाली हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहला हम देखते हैं, उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहते हैं? नीलंग घाटी, उत्तरकाशी को। अगला सवाल, बटर फेस्टिवल या अधूड़ी पर्व या द्यारा बुग्याल उत्तरकाशी में मनाया जाता है अगस्त के माह में, और इसकी शुरुआत कब से शुरू हुई? इसकी शुरुआत हुई है 2005 से। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, दरकोट मेला या मुनस्यारी पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। अगला सवाल, लच्छेड़ मेला, ये हमारे पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। अब एक व्यक्ति हैं पुष्कर सिंह कंडारी जी, इनके बारे में कुछ जानकारी। जन्म इनका रुद्रप्रयाग में 1929 में हुआ है। 14,000 गढ़वाली मुहावरे लिखे हैं इन्होंने। मुहावरे और कहावतें लिखने का श्रेय इन्हीं को जाता है। प्रमुख पुस्तकें अगर इनकी देखें तो गढ़वाली लोकगाथाएं, भाषाएं और गढ़वाल में जन श्रुतियां एवं विश्वास। तो ये किसकी रचनाएं हैं? पुष्कर सिंह कंडारी जी की। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। चाय गांव चमोली में एकमात्र सीता माता का मंदिर है जहां सीता माता के अलावा अन्य किसी की मूर्ति नहीं है। मतलब प्रभु श्री राम की मूर्ति भी नहीं है, लक्ष्मण जी की मूर्ति भी नहीं है। इसी के समीप पटाल बाबा का मंदिर स्थित है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड के एप्पल मैन कहे जाते हैं इंद्र सिंह बिष्ट जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। धनलेक मेला ये पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। अवाना बुग्याल उत्तरकाशी में है। उत्तराखंड राज्य के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष आर के दर ये 2001 में बने, और इस समय भारत में चल रहा था 11वां वित्त आयोग। अगले, उत्तराखंड के दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष जी श्रीवास्तव 2005 में बने। अगले, तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष उत्तराखंड में आई के पांडे या इंदु कुमार पांडे 2009 में बने। इसके बाद चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं टी एस पपोला जी 2015 में, और वर्तमान में हमारे यहाँ चल रहा है 5वां वित्त आयोग। तो सवाल है आपके लिए, जवाब जरूर दे कमेंट बॉक्स में, 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है उत्तराखंड में? अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सिम्बे बुग्याल, सिम्बे बुग्याल चमोली में स्थित है। बालपाटा बुग्याल चमोली में स्थित है। सप्तकुंड चमोली में स्थित है। पार्वती कुंड और निजमुला घाटी
ये भी चमोली में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड का सबसे पुराना लोक नृत्य छोलिया नृत्य या सरय नृत्य है। अगला पॉइंट देखते हैं, जाबर महादेव मंदिर, ये हमारे भवाली नैनीताल में स्थित है। अब देखते हैं जो अभी हमने देखा था सप्तकुंड चमोली में, उसमें कौन कौन से कुंड हैं। गणेश कुंड, पार्वती कुंड, नारद कुंड, शिव कुंड। देखो माता पार्वती और शिव जी का कुंड है। माता को हमने शक्ति कुंड भी कहते, शक्ति भी कहा तो शक्ति कुंड है। 3 कुंड हम ऐसे याद रख सकते हैं। माता के पुत्र हो गए गणेश, तो गणेश कुंड हम याद रख सकते हैं। 4 तो हमें ऐसे याद हो गए। अब जहाँ हमारे शिव जी रहेंगे वहाँ नंदी भी रहेंगे, और जहाँ नंदी रहेंगे वहाँ भैरव जी भी रहेंगे। तो एक ही हमारा रहता है नारद कुंड याद करना। तो 7 के 7 कुंड हम याद रख सकते हैं, शिव, पार्वती, शक्ति, गणेश। शिव जी के साथ नंदी रहेंगे और भैरव भी रहेंगे, तो 6 हुए। और 7वां रहता है हमारा नारद कुंड। अब इन सभी कुंडों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है माता का शक्ति कुंड, और सबसे छोटा है भैरव कुंड। अब देखते हैं कुछ अन्य पॉइंट, अंतिम पॉइंट की तरफ चलते हैं। मंजू घोषेश्वर महादेव मंदिर पौड़ी में स्थित है और यहाँ कांडा मेले का आयोजन होता है। वरदानी माता का मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। इसका निर्माण कराया है बहादुर थापा और भागीरथी थापा ने। मंदाकिनी सरदोत्सव अगस्त्य मुनि रुद्रप्रयाग में आयोजित होता है। महामहेश्वर मेला ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में लगता है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो कल आपके लिए कौन सी वीडियो आएगी 12 बजे, मैंने आपको बताया था अभी। तो कल उत्तराखंड का जो इतिहास वाला सीरीज चल रहा है उसका आएगा 3रा वीडियो, उसका 3rd पार्ट आएगा। तो सेशन बहुत ध्यानपूर्वक आपने देखना है, पूरी पुस्तक हम समाप्त करेंगे। जैसे ही 3 से 4 चैप्टर हमारे समाप्त होंगे उसके अचरावत लगातार चलते रहेगी, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, वो लगातार चलते रहेगी। और उसी के साथ साथ हम परीक्षा वाणी एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे। परीक्षा वाणी पहले ही मैं 11 से 22 चैप्टर तक समाप्त करा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो कल 12 बजे आप लोग तैयार रहेंगे उत्तराखंड का इतिहास देखने के लिए। 12 बजे आएगा ये वीडियो, यानी जो हमारा पहला चैप्टर था उत्तराखंड का इतिहास उसको समाप्त करेंगे, जिसमें हमने कार्तिकेयपुर राजवंश देखना है, और उसी के साथ उस चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट भी देखेंगे। तो फिर उसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे शुक्रवार के दिन। अजय रावत वाली क्लास 3 दिन आने वाली है, बुध, शुक्र और रविवार। मंगलवार को उत्तराखंड वन लाइनर और सामान्य हिंदी की सीरीज आएगी। गुरुवार को इंडियन पॉलिटी की क्लास आएगी टॉपिक वाइज, और सैटरडे को उसी टॉपिक वाइज जो हमने पॉलिटी करा था उसका लगाएंगे हम प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहे हैं। पसंद आते तो उनको लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।